हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी को सबसे पहले तो बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में 27 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने जा रही है। 27 सितंबर को ये एग्ज़ाम आयोजित की जा रही है, उसकी सबको शुभकामनाएं हैं। पहली बात तो कुछ निर्देश है मेरे, आप उसका ध्यान रखें। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 40% मार्क जो है पासिंग मार्क चाहिए। 40% मार्क पासिंग के लिए ज़रूरी है, पासिंग मार्क है, इस पे आप फोकस करना थोड़ा सा। 40% आपको पासिंग मार्क चाहिए। और मैक्सिमम मार्क कितना अपने पास यहाँ पर पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक है हमारे 70 मार्क का। अब 70 मार्क के लिए ये अपना क्या है? पूर्णांक। ये पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क है। इसमें जो पासिंग मार्क कितना होगा? इसमें पासिंग मार्क्स वो आपको 28 मार्क ज़रूरी है। 70 में से 28 नंबर आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। 28 नंबर यदि आपके नहीं आए तो आपके लिए बैक लग जाएगी, और मैं समझता हूँ आपके लिए बैक नहीं लगनी चाहिए। आप 28 तो क्या, मैं तो चाहता हूँ 70 में से 70 मार्क आपके आए। और मैं इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखें। तो इसलिए आपको 28 मार्क तो सबसे पहले लाना अनिवार्य कंपलसरी है, अन्यथा आपकी बैक लगने वाली है, बैक लग जाएगी। इससे 1 नंबर भी कम आया आपका तो आपकी बैक लग जाएगी। बैक नहीं लगे, आपकी अच्छी परसेंट बने, टॉप क्लास आपके नंबर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला है सफ़र, और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ध्यान रखना है इस बात का। वैसे सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने चाहिए। और हमारे ध्यान रखना, हमारी यूनिट में सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर डिवाइड है। सेक्शन बी आपका अल्टरनेटिव है, अथवा वाला ऑप्शन है। आप इजीली एक क्वेश्चन छोड़ो टफ वाला, और एक आसान क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। एक छोड़ना, एक करना आपको, है ना। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें सबसे पहले। देखो, यूनिट फर्स्ट को ले लें हम। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। यूनिट फर्स्ट लिख देता हूँ, चलो केमिस्ट्री। ओके, यूनिट फर्स्ट में हमें जो पढ़ना चाहिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या है ये? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप बीबीटी को आप ज़रूर पढ़ें, बीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई इस तरह का मेरे क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो बीबीटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पर भी दूसरा एक बैंड थ्योरी, इसी में मैं दूसरा बनाया है बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी एक बहुत इजी थ्योरी है, बहुत आसान थ्योरी है। यहाँ से इसे बैंड थ्योरी मेटेलिक कंपाउंड से है यूनिट फर्स्ट में, और इसे पट्टी सिद्धांत भी कहते हैं, हिंदी में पट्टी सिद्धांत भी कहते हैं। बैंड थ्योरी आपको अंग्रेजी ट्रांसलेटर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपका आएगा, देखो, सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालक। अर्धचालक से क्वेश्चन पुट होता है दोस्तों। अर्धचालक से क्वेश्चन एन एंड पी, 2 प्रकार के अर्धचालक पूछे जा सकते हैं। एन एंड पी टाइप्स, 2 प्रकार के अर्धचालक यहाँ पूछे जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर पूछे जा सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर के बाद आप इंसुलेटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है सेक्शन ए में। और इंसुलेटर मतलब कुचालक, ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चालन नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक से बहुत इजी टॉपिक है ये। आपको क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, हमें इजी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। टफ टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। टफ टॉपिक हम पूरी साल नहीं पढ़ पाए, तब क्या पढ़ेंगे। तो ये इंसुलेटर क्वेश्चन आ सकता है। और एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसे हम IPE भी कह सकते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट IPE, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके बाद यहाँ पर
लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब ये जालक ऊर्जा से क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, ये बॉर्न हेबर साइकिल रूप में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बॉर्न हेबर साइकिल मतलब बॉर्न हेबर चक्र से क्वेश्चन आ सकता है। बॉर्न हेबर से देखो लेटेस्ट एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं हम, और बॉर्न हेबर से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनिक पोटेंशियल, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल से। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लगा रहा हूँ खैर। और इसके बाद हमारे पास है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो इस यूनिट में है त्रिज्या अनुपात, इसे हम बोल सकते हैं रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो डायरेक्ट एक कमेंट नहीं पूछेगा, टिप्पणी नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से कुछ कंपाउंड ले लिए जाएंगे, उसके आधार पर ये क्वेश्चन पुटअप होगा, राइट। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर देखो एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे वाह, क्या आसान सा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड देखो H2S गैस होती है, लेकिन H2 लिक्विड होता है, द्रव होता है। ऐसे ही हम एल्कोहल वाटर में सोलूबल है, लेकिन बेंजीन में इनसोलूबल है। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एच बॉन्ड द्वारा इफेक्टेड होते हैं। इसके आधार पर इसके टाइप भी पूछे सकते हैं, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है, एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स एच बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर एच बॉन्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर ही क्वेश्चन, एक टॉपिक हमारे पास है, दूसरा एक टॉपिक हमारे पास है बॉर्न लैंड इक्वेशन। बॉर्न लैंड इक्वेशन मतलब बॉर्न लैंड समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट समीकरण है। यहाँ से क्वेश्चन, ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। यहाँ से बॉर्न लैंड इक्वेशन से यहाँ पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट में। देखो यूनिट फर्स्ट काफ़ी बड़ी है, मैं कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पर लेके आया हूँ, बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लाए यहाँ पर। यहाँ पर एक है हमारे पास बॉर्न लैंड हो गया, मेडिलंग कांस्टेंट। मेडिलंग कांस्टेंट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मेडिलंग कांस्टेंट, मेडिलंग स्थिरांक से ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल का कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, कुछ एलिमेंट दिए जाएंगे, उन एलिमेंटों का मेडिलंग कांस्टेंट पूछा जा सकता है। और मेडिलंग और बॉर्न लैंड इक्वेशन में से ये इक्वेशन डायरेक्टली सेक्शन ए में पूछी जा सकती है। तो मेडिलंग कांस्टेंट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इसमें आप देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता। अब विलेयता की बात होती है तो ध्यान रखना दोस्तों, सॉल्वेशन एनर्जी की बात होती है। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब विलायकन ऊर्जा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, विलायकन ऊर्जा। और विलायकन ऊर्जा या विलेयता, ध्यान रखना, जैसे ही चार्ज बढ़ेगा विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले में, विलायकन ऊर्जा। तो ये तो मेरी यूनिट फर्स्ट जो केमिस्ट्री है, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपको, और आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए। एग्ज़ाम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें और एक स्ट्रेस ना लें, अपने माइंड पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना लें। एग्ज़ाम में जो भी आप करें बिल्कुल सही करें। जो आपने लिख दिया ना कॉपी में, उसे ये नहीं सोचे कि मैंने गलत कर दिया, उसे काटे नहीं, बिल्कुल नहीं काटे उसे। एग्ज़ाम जहाँ लिखा है उसे आप बिल्कुल नहीं काटें, अपने हाथ से बिल्कुल नहीं काटें। आप आगे चलकर चाहे उसमें एक्स्ट्रा लिख दें कि भाई इसका शेष भाग नेक्स्ट पेज पर है, आप खुद नहीं काटें, इस बात ध्यान रखें। और कॉपी को हमेशा एक अच्छी कॉपी करें, कट बट उसमें ज़्यादा नहीं करें, उससे नेगेटिव मार्क मतलब मार्किंग नहीं अच्छी नहीं होती, मार्क कटने का ज़्यादा खतरा रहता है और उसका सीधा प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ता है और आपका रिजल्ट डाउन चला जाता है। और वही आपकी मेहनत होती है, वही मेहनत का परिणाम आपका होता है, इसलिए ध्यान रखें इस बात को। यूनिट सेकंड की बात हम करें
यूनिट सेकंड से कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखना। यूनिट सेकंड है ऑक्टेट रूल लिमिटेशंस, अष्टक के नियम की कमियाँ। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस से अष्टक के नियम की कमियाँ हैं। और वास्तव में यार गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। ऑक्टेट रूल, अष्टक के नियम की कमियाँ। अष्टक का नियम क्या है देखना। अष्टक का नियम लुईस कौशल का नियम है। तो अष्टक के नियम कमियाँ हैं, मतलब जब भी कंपाउंड बनते हैं, जब भी कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट या 2 एटम्स जब भी बॉन्डिंग करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है, उसे अष्टक का नियम कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था होनी चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था मतलब अष्टक के नियम की कमियाँ। अष्टक के नियम की कमियाँ, अष्टक नियम की कमियाँ क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, अष्टक के नियम की कमियाँ। यहाँ पर ही हमारे पास है लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल। लुईस की संरचनाएं, लुईस संरचना सूत्र कह दो आप, लुईस संरचना सूत्र। जैसे हम पॉइंट फार्मूला लगाते हैं ना, किसी भी एटम पर ये पॉइंट लगा दिया, इस तरह ये क्रॉस लगा दिए, सब लुईस स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर लुईस का पॉइंट लगा दिए, बिंदु लगा दिए, सारी लुईस स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो ये लुईस स्ट्रक्चर से फार्मूला पूछे जा सकते हैं, आप पॉइंट फार्मूला पूछा जा सकता है यहाँ से। इसको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करें, राइट। इसके बाद हम देखें अगला रेजोनेंस। रेजोनेंस आल्सो इम्पोर्टेंट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब अनुनाद। रेजोनेंस या अनुनाद यहाँ से सेकंड यूनिट से क्लियर पूछा जा सकता है। अनुनाद एक अच्छा टॉपिक है। अनुनाद बहुत सारी फीचर्स को इफेक्ट करता है, बहुत सारे लक्षणों को इफेक्ट करता है, केमिकल करैक्टर्स यहाँ से इफेक्ट होते हैं। अनुनाद से हमारे कुल मिलाकर बात आपको तो एग्जाम में अच्छे नंबर आए, अनुनाद आप पढ़िए। इसके बाद देखें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और बहुत सीधा टॉपिक है, एक बार समझ में आ जाए। संकरण से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है पता है आपको? संकरण से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, संकरण से क्वेश्चन आ सकता है कि आप किसी भी कंपाउंड या किसी भी फार्मूला दे दिया जाएगा, उसका संकरण पूछा जाएगा और उसकी शेप पूछी जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी है, क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इसके बाद देखें यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अरे वाह, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, आणविक कक्षक सिद्धांत। ये भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत डायरेक्ट ये इस तरह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एनर्जी लेवल डायग्राम पूछे जाएंगे। क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम। पहली बात तो एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत सीधे हैं। ऊर्जा स्तरीय आरेख पूछा जाएगा यहाँ से, किसी भी होमो एटम का, होमो और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, मतलब समचक्रीय अणुओं का और विषम चक्रीय अणुओं का। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, इस तरह क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना इस तरह से। और इसके बाद मैग्नेटिक नेचर, यहाँ पर किस तरह मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रवृत्ति किस तरह कैलकुलेट हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है आणविक कक्षक सिद्धांत से। और यहाँ देखो जनरली O2, C2, N2 इस तरह पूछे जा सकते हैं इनके, O2, C2, N2, CO, और अपने पास NO भी हमारे सिलेबस में NO आएगा, CO आएगा हेट्रोएटम में, है ना। तो NO और CO हेट्रोएटम में, देखो NO CO हेट्रोएटम में है, ये तो हेट्रो वाले आ जाएंगे। और यहाँ पर C2 है, O2 है, N2 है, ये इस तरह के हमारे पास होमो, ये क्या है होमो वाले हैं, सम नाभिकीय, और ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको पूछा जाएगा NO CO, है ना। तो इस तरह MOT से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसी यूनिट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं। इसी यूनिट में देखो वेस्पर थ्योरी, वास्तव में वेस्पर थ्योरी कैसे भूला जा सकता है, BSEPRT, वेस्पर थ्योरी। संयोजकता, कोष इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष युग्म
पृथक्करण सिद्धांत। गिलेस्पी नाइहोम सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, गिलेस्पी और नाइहोम ने इस सिद्धांत को दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, इसके आधार पर मॉलिक्यूल की शेप, हाइब्रिडाइजेशन तो रहेगा जो रहेगा, शेप के बारे में, और बॉन्ड एंगल यहाँ से प्रभावित होते हैं, बॉन्ड एंगल, और ये रिपल्सन को बताती है। कुल मिलाकर रिपल्सन के अकॉर्डिंग ये शेप बनती है। तो वेस्पर थ्योरी में पृथक्करण या रिपल्सन को कैसे मिनिमाइज किया जाए ये बताया जाता है। बॉन्ड एंगल यहाँ से, फिर उसके बाद शेप के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल होता है और रिपल्सन से शेप इफेक्टेड हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स रहता है, निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन के कारण शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाता है इस थ्योरी में, मेन है लोन पेयर आ जाते हैं। लोन पेयर आ जाते हैं यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल पर, तो ये शेप चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये शेप चेंज हो जाएगी। इसके बाद इसी में देखो फायन रूल मतलब फायन के नियम, फायंस नियम से पोलरिटी और पॉलीरेजेबिलिटी पूछी जा सकती है। ध्यान, पोलरिटी एंड पॉलीरेजेबिलिटी पूछी जा सकती है। ध्रुवणता एंड ध्रुवण शक्ति यहाँ से पूछी जा सकती है। फायन रूल आप पढ़ो इस टॉपिक को, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर एमओटी में देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है, मैं इसको करवा चुका हूँ। एमओटी से रिलेटेड है यहाँ पर सिग्मा, इसमें एक अलग टॉपिक और सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग के बारे में, इनके ये कैसे बनते हैं ये पूछे जा सकते। सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह बनते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड ये बनते हैं ओवरलैपिंग द्वारा। किस तरह बनते हैं? ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन। क्या है? अतिव्यापन। तो कुल मिलाकर अतिव्यापन और सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग अपने आप में एक कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, अपने आप में अंतर संबंधित टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर अतिव्यापन में ज़्यादातर कौन सा? एस अतिव्यापन है, SP है और PP। ये ओवरलैप पूछी जा सकती है, SS, SP, PP। अतिव्यापन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना। को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और को लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं पाई बॉन्ड। मतलब समअक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं पाई बॉन्ड, राइट। इसके बाद ये हमारी यूनिट सेकंड की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो क्लियर हो गए। इसके बाद हम यूनिट थर्ड पे आते हैं दोस्तों। यूनिट थर्ड से क्या महत्वपूर्ण है, वो हमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए वो देखें। एग्ज़ाम के समय, और अब समय चल रहा है एग्ज़ाम वाला ही, तो यूनिट थर्ड से क्या पूछा जाएगा वो देखने वाली बात है। देखते हैं यूनिट थर्ड है हमारी एल्केन से रिलेटेड है, एल्केन और साइक्लो एल्केन से रिलेटेड है। कुल मिलाकर यूनिट फर्स्ट और सेकंड तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री संबंधित थी और यूनिट थर्ड हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन की भरमार है, देखना है। नेम रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन पूछी जा सकती है, नेम रिएक्शन। और ये देखो बुर्ज फिटिक रिएक्शन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी के द्वारा है फिटिक रिएक्शन। इसी में है आपके कोरे हाउस रिएक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में आपके है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचेन मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने की एक रिएक्शन है
और ये रिडक्शन होता है, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अधूरी रिएक्शन, अधूरी देखो रिएक्शन में आधी अधूरी रिएक्शन लिखी जा सकती है, बोर्ड में आप फुल करवाते पूरा करवाते रिएक्शन को, आपको आधी अधूरी रिएक्शन तो वहाँ दे दी वो एग्जाम में पेपर में, और आज पूछा जाए अधूरी रिएक्शन कंप्लीट करो तो ऐसे ही पूछा सकता है डायरेक्ट आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, वुड्स फेटिक, मतलब किसी भी रिएक्शन नाम देकर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसी में आपके है, इसी में आपके पर्किन रिएक्शन है, इसी में आपके फ्रूंड रिएक्शन है। देखो इनमें कोई कोताही नहीं है, फ्रूंड रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आ सकती है भाई। देखो बिस्लीसेनस रिएक्शन, क्योंकि टॉपिक में है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, बिस्लीसेनस रिएक्शन पूछी जा सकती है। यहाँ पर ना आपके देखो बेयर थ्योरी, BAY बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूछी जाने की प्रबल संभावना है। और बेयर की स्ट्रेन थ्योरी है तो यहाँ पर देखो स्ट्रेनलेस थ्योरी भी है, स्ट्रेनलेस थ्योरी, और स्ट्रेनलेस थ्योरी को बोलते हैं तनावहीन सिद्धांत। स्ट्रेनलेस, अब स्ट्रेनलेस थ्योरी बोलेंगे, स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी ज़्यादातर बोलते हैं, स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी इसको कहते हैं। और तनावहीन वलयों का सिद्धांत, तनावहीन वलयों का सिद्धांत, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं वास्तव में। बेयर थ्योरी, स्टेनलेस थ्योरी है। और यहाँ पे देखो इसके बाद यहाँ पर बनाना बॉन्ड या मतलब केला बंध यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। केला बंध साइक्लोप्रोपेन में बनता है, हमारा टॉपिक है और हमारा सिलेबस में साइक्लोप्रोपेन दे रखा है, तो साइक्लोप्रोपेन में केला बंध को बताइए। तो बहुत इजी आपको स्कोर करवा के जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सीधा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। साइक्लोप्रोपेन केला बॉन्ड इसी में है हमारे पास, इसी यूनिट में हमारे पास है भाई चेयर फॉर्म एंड बॉट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप और नाव रूप, कुर्सी रूप और नाव रूप से पूछा जा सकता है। नाव रूप है तो नाव रूप बॉट फॉर्म में, ध्यान रखना बॉट फॉर्म में फ्लैगपोल एच आ सकता है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन पूछा सकता है। यहाँ पर बॉट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मतलब कुल मिला के चेयर फॉर्म बॉट फॉर्म आप पढ़ लेंगे तो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन आपको ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसी में जितना पढ़ लेना, कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है, बहुत सफिशिएंट रहेगा मैटर, है ना। इसके बाद यूनिट 4 की बात करता हूँ। यूनिट 4 देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्णा की आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल इनसे बाहर कुछ जाएगा नहीं, सब हम मेहनत करें, बाकी और सारा काम तो ऊपर वाले छोड़ दें, अच्छा होगा सब। यूनिट 4 की बात करूँगा अब। यूनिट 4 हमारा रिलेटेड है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। इसमें देखो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है यूनिट 4। तो यहाँ पर हमारे पास है सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरफेस टेंशन का वही तो विस्कोसिटी भी आ जाएगा, विस्कोसिटी मतलब श्यानता से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन, है ध्यान रखना है। टॉपिक इजी टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास है क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, मतलब अपमार्जकों की सफाई क्रिया, अपमार्जकों द्वारा शोधन क्रिया। मतलब अपमार्जक कितने प्रकार के हैं वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपमार्जकों की
शोधन क्रिया। ऋणायनिक अपमार्जक होते हैं, मतलब एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं, एन आयनिक डिटर्जेंट भी हो सकते हैं। इनके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। मिसेल, अब यहाँ पर शोधन प्रोसेस में देखो मिसेल आएगा, मिसेल प्रोसेस द्वारा ये शोधन प्रोसेस होता है, तो मिसेल प्रक्रम। तो मिसेल प्रक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण आ गया। या क्लिनिक में इनडायरेक्टली मिसेल छपा हुआ है, तो मिसेल द्वारा ये शोधन होता है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर मिलर एंड डैश, मिलर इंडाइसेस मतलब मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक एंड 22 सूचकांक, मिलर सूचकांक और 22 सूचकांक बहुत ही सीधे हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई दोस्तों। मिलर सूचकांक, 22 सूचकांक बहुत इजी टॉपिक हैं, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत फुलफिल है, बहुत सीधा है, बहुत टॉपिक सीधा है। अब सीधे तो बहुत है, लेकिन आप पढ़े जब की बात है यार। और इसमें है ब्रैग लॉ, ब्रैग लॉ में ब्रैग इक्वेशन भी है दोस्तों, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये ब्रैग इक्वेशन है। और ये एन लैम्डा 2d साइन थीटा मेरे आइडिया में सेक्शन ए में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये 1 नंबर में। वैसे भी ये इतना सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है पूरा ब्रैग इक्वेशन। और इसी यूनिट में हमारे पास है जो कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत आसान टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के हैं, घूर्णन अक्ष है, सममिति तल है और सममिति केंद्र है। 3 टाइप हैं, 3 टाइप से, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा, यहाँ भी इंपॉर्टेंट रह गए। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और डिफेक्ट्स इन सॉलिड मतलब त्रुटियाँ, ठोसों में त्रुटियाँ। तो ये देखो जनरली हमारे पास है फ्रैंकेल्स डिफेक्ट और शॉर्ट की, ये तो यह समझ लो जरूर आने की संभावना है। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, और डिफेक्ट्स आ सकते हैं इसमें। डिफेक्ट्स में तो वैकेंसी भी आएंगी, रिक्तियाँ, वैकेंसी मतलब रिक्तियाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रिक्तियाँ हमारे पास ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, टेट्रागोनल मतलब चतुष्फलकीय, और हेक्सागोनल मतलब अष्टफल की रिक्तियाँ। वैकेंसी सारी है। ये रिक्तियाँ से बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, और ये पूछा जा सकता है इनसे। यार इजी टॉपिक ज़्यादा बार बार पढ़ो, इजी टॉपिक ज़्यादा बार बार पढ़ोगे तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे। यहाँ से देखो थोड़ी बहुत बड़ी यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलर का हो गया। और इसके बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम, देखो 7 क्रिस्टलीय तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन यार आ सकता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम, और यहाँ पर ये ब्रेवे जालक 14 ब्रेवेस लैटिस, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा, आपको स्कोर देके जाएंगे, नंबर देके जाएंगे आपको। इसके बाद यहाँ पर इतना बहुत है। NaCl, KCl एंड CsCl, इन तीनों की पाउडर मेथड द्वारा एनालिसिस पूछा सकता है। पाउडर एनालिसिस, पाउडर क्रिस्टल एनालिसिस, इनका पूछा जा सकता है। पाउडर विधि द्वारा इनका क्रिस्टल एनालिसिस पूछा जा सकता है इन तीनों का। तो ये तो हमारी थी नंबर 4 यूनिट। हमारी नंबर 5 यूनिट और बच रही है इसमें, उसको बता देता हूँ। यूनिट 5 से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखें।
यूनिट 5 से क्या इम्पोर्टेंट है वो देखने वाली बात है। यूनिट 5 से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। यूनिट 5 हमारे पास है। यूनिट 5 में देखना है हमें, यूनिट 5 है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली बात है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। जब रेट ऑफ रिएक्शन आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ रहे हो आप, अभिक्रिया कोटि। और अभिक्रिया कोटि तो रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता बोल सकते हैं या अणु संख्यता भी से हम कह सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, या देखो कभी कभी क्या अभिक्रिया कोटि व अभिक्रिया अणुसंख्यता में एक डिफरेंट पूछा जा सकता है, इनकी तुलना पूछी जा सकती है। कोई अभिक्रिया कोई दी गई है आपको, उसकी कोटि पूछी जा सकती है, उसकी अणुसंख्यता पूछी जा सकती है। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड जिसे हम बोलते हैं अर्धायुकाल। क्या है? अर्धायुकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया से रेफरेंस पूछा जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सापेक्ष अर्धायुकाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर कैलकुलेशन भी यहाँ से रिलेटेड आ सकती है दोस्तों, अर्धायुकाल से कैलकुलेशन आ सकती है। और इसके बाद यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके मतलब रेडियो एक्टिव 6, ये भी रेफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर के सापेक्ष रेडियो एक्टिव डिके पूछा जा सकता है। बिल्कुल अर्धायुकाल रेडियो एक्टिव डिके एक जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अर्धायुकाल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के इक्वेशन मतलब समीकरण पूछे जा सकते हैं जो अवकलित है, समाकलित है। देखो सीधी सट बात है, इनके समीकरण अवकलित और समाकलित पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल कोई सा भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद देखो आप, इसी में बड़ी रिएक्शन है, बहुत बड़ी यूनिट है यार। इसी में आरएनएस थ्योरी, अब ये आरएनएस थ्योरी कैसे छोड़ दें भाई। आरएनएस थ्योरी, आरएनएस सिद्धांत, आरएनएस सिद्धांत आता है तो कोलिजन थ्योरी भी आती है भाई। कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी मतलब टक्कर सिद्धांत, कोई भी रिएक्शन बिना टक्कर नहीं होती। अब टक्कर जब आगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक्टिवेशन एनर्जी आगे, ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था, टीएस जिसे बोलते हैं हम। किसी रिएक्शन में सबसे पहले बनती है जो अनस्टेबल स्टेट, जो हायर एनर्जी लेवल की होती है, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। तो ये बिल्कुल पूछ जा सकती है यार। यहाँ पर कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक से क्वेश्चन आ सकता है। उत्प्रेरक बायो कैटेलिस्ट मतलब एंजाइम, एंजाइम से क्वेश्चन आएगा। तो एंजाइम से क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। एंजाइम बायो कैटेलिस्ट होते हैं, मैकेनिज्म पूछी जाएगी। माइकेलिस मेंटेनेंस मैकेनिज्म, इसमें एंजाइम में माइकेलिस मेंटेन मैकेनिज्म, माइकेलिस मेंटेन मैकेनिज्म
पूछी जाएगी। इस कांस्टेंट भी यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ज़्यादा बड़ी है रिएक्शन तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसका फॉर्मूला छोटा है। कांस्टेंट स्थिरांक पूछा जा सकता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है ना। और कैटलिस्ट और एंजाइम में अंतर भी पूछा जा सकता है। कैटलिस्ट में उत्प्रेरक तथा एंजाइम में क्या अंतर है, ये पूछे जा सकते हैं। रिएक्शन, तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए थे आपको। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले की कृपा रही, आशीर्वाद रहा तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आप पेपर अच्छा जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बाकी पढ़ना आपको है, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, जितनी मेहनत कर पाया वो आपको बता दिया। ईश्वर से ये प्रार्थना आपको पेपर अच्छा जाए, आपकी शुभकामना है। लेकिन आप कॉपी में बिल्कुल गलती नहीं करें और एग्ज़ाम में स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से आधा पेपर वैसे ही कठिन हो जाता है। और पेपर कठिन यदि एग्ज़ाम में लगा तो हमारा नंबर डाउन पे चला जाएगा। जो नंबर डाउन पे जाता है ना यार, तो रिजल्ट आपके अपने आप डाउन चले जाते हैं। और लोग वाग आजकल रिजल्ट में परसेंट पूछते हैं, और सेमेस्टर हैं आपके, CGPA मार्क हैं, आप टॉप करें, आपके अच्छे नंबर आए और आपकी बैक नहीं रहे, पहली बात तो ये है। और आप पूरी अच्छी सेकंड सेमेस्टर अच्छी अंक से पास हो, मेरी शुभकामना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे, इतना ज़रूर कर देना यार। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।